अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये कहानी आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पिछले पार्ट्स को मिस ना करें और सबसे पहले उन्हें जाकर देखें, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। विजय ने कमरे से बाहर निकलकर कमरे में ताला लगाया और बेडरूम की तरफ बढ़ चला। सुबह के 7 बजे थे। रणवीर सिंह राजेंद्र नगर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था। अखबार के तीसरे पेज की खबर की हेडलाइन देखते ही उसके चेहरे पर दिलचस्पी के भाव आ गए। कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र काजीपुरी अपने 2 साथियों सहित पुलिस मुठभेड़ में ढेर। वह जल्दी से सारी खबर पढ़ गया। पूरी खबर पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एसपी विजय परिहार, वह बुदबुदाया और अखबार एक तरफ रख उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया। 1 घंटे बाद वह अपनी नई I-20 से चाणक्यपुरी की तरफ जा रहा था। अपनी मंजिल पर पहुंचने में उसे 1.25 घंटे लगा। ठीक 1.25 घंटे बाद वह विजय परिहार की कोठी की घंटी बजा रहा था। घंटी के जवाब में नौकर बाहर आया और रणवीर सिंह का परिचय देने और अपना मंतव्य बताने पर उसको आदर सहित ले जाकर ड्राइंग रूम में बैठा दिया। 10 मिनट बाद विजय ड्राइंग रूम में आया और बड़ी गर्मजोशी से रणवीर से मिला। इतने में नौकर आया और चाय सर्व कर गया। चाय के साथ थोड़ी देर औपचारिक बातों के बाद विजय मुद्दे पर आ गया। और बताओ ब्रो, यहाँ आने का कोई खास कारण? हाँ है तो सही। दरअसल मुझे डिपार्टमेंट से एक ऑपरेशन करने का आदेश हुआ है। सीक्रेट ऑपरेशन है जिसके लिए एक टीम का गठन होना है। आज अखबार में तुम्हारी खबर पड़ी तो सोचा आगे तुम्हारा नाम रिकमेंड करने से पहले एक बार तुमसे मिल लूं। मामला क्या है? विजय उत्सुक भाव से बोला। जवाब में रणवीर मुस्कुराया। ओहो, यानी मैं पहले हाँ करूं तब पता चलेगा। समझो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो NIA को इन्वॉल्व करना चाहिए था। पहले बात के तह तक जाना है जिससे उसका अधिकतम नुकसान हो सके, और बात के तह तक जाने में लोकल पुलिस की हेल्प की जरूरत है। रणवीर को विजय कुछ ऐसा लगा। वह कभी अपने कंधे उचका रहा था तो कभी अपने सिर पर पीछे की तरफ हाथ रगड़ रहा था। कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड? क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो शायद सोते समय गर्दन गलत पोजीशन में रह गई। विजय हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। हो जाता है कभी कभी। कौन से थाने में ऑपरेशन करना है? कनॉट पैलेस, सांसद मार्ग या चाणक्यपुरी? तुम कैसे कह सकते हो? ये थानों का मामला होगा। जो तुमने ही तो कहा कि लोकल पुलिस ज़्यादा कारगर होगी। अब मेरे पास आए हो तो मेरे अंडर तो ये 3 थाने ही आते हैं। सही हो तुम। रणवीर उसकी तरफ प्रशंसात्मक निगाहों से देखता हुआ बोला। ब्रो, मेरी तो हाँ ही हाँ है, और वैसे भी मेरी हाँ या ना की कीमत भी क्या है। जैसा ऊपर से आदेश मिलेगा करना ही होगा। और प्लीज मामला क्या है बताओ, बड़ी उत्सुकता हो रही है। विजय मुस्कुराते हुए बोला। रणवीर ने एक सतर्क निगाह चारों तरफ डाली और धीमे स्वर में बोलना शुरू कर दिया। विजय चेहरे पर गहन दिलचस्पी के भाव लिए ध्यान से सुन रहा था। रणवीर की बात पूरी हुई तो विजय का चेहरा गंभीर था। रात के 9 बजे थे। विजय डिनर कर चुका था। घर से सभी नौकर भी जा चुके थे। वह अपने बेडरूम में लेटा अपने विचारों में गुम था। सुबह जब वह सोकर उठा था तो उसे अपना शरीर बेहद हल्का लग रहा था। 16 साल से वह उसके शरीर में थी। बहुत ही अजीब एहसास था एक शरीर में 2 आत्माओं के रहने का। कई बार उसकी अंग उसके दिमाग का आदेश नहीं मानते थे। दरअसल शरीर भी भ्रमित था कि आदेश किस दिमाग का मानना है। एक बहुत ही असहज स्थिति थी, लेकिन समय के साथ यह सहजता ही उसके लिए सहजता बन गई। वह एक औसत स्टूडेंट था, लेकिन इस घटना के बाद उसकी पढ़ाई और उसके बाद IPS बनने तक का सफ़र उसके लिए बेहद आसान हो गया था। इस बीच वह जो भी करवाती वह करता गया, और आज 16 साल बाद वह उसके शरीर से निकल चुकी थी। विजय इतने सालों में अपनी असहजता का इतना आदी हो चुका था कि अब वह सहजता से भी खुद को असहज महसूस कर रहा था। उसने उसके जिस्म पर कब्जा तक किया था। जब वह बच्चा था, भय के चलते वह उस समय कुछ भी सोच समझ नहीं सका था। वह उससे बात करती थी, उसके मस्तिष्क को नियंत्रित करके तमाम काम करवाती थी। वह यंत्रवत सब काम करता जाता था। इतना कुछ होने के बावजूद आज तक कभी उसका उससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार न हो सका था। वह उसके बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। समय के साथ तमाम प्रश्न उसके मस्तिष्क में घर करने लगे थे। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी थी। आखिर कौन है वो? कहाँ से आई थी? कैसी आत्मा थी? यूं भटकने का उसका क्या उद्देश्य था? और इस समय कहाँ थी वह?
आखिरी जिज्ञासा दिमाग में आते ही वह बेड से उठकर खड़ा हो गया। आखिर एक ही जगह थी जहां उसके होने की संभावना थी। वह तेजी से कोठी के पिछले भाग की ओर चल दिया। कोठी के दोनों हिस्सों को जोड़ती गैलरी का ताला खोला और सबसे पीछे वाले कमरे के सामने पहुंच गया। 2 पल सोचने के बाद उसने कमरे का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। वह कमरे में मौजूद थी। विजय स्तब्ध सा उसे देखने लगा। वह कोई 25-26 साल की लड़की थी, गोरे रंग और भूरे बालों वाली। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। लड़की ने आहट सुनकर विजय की तरफ देखा और मुस्कुराई। मोमबत्ती की पीली रोशनी में भी उसके मोतियों जैसे दांत चमक उठे। विजय जैसे उसकी मुस्कुराहट में खो सा गया। लड़की ने सफ़ेद लहंगा और कुर्ती पहन रखी थी, लेकिन उन वस्त्रों का डिज़ाइन कुछ ऐसा था जैसा प्राचीन काल में हुआ करता था। विजय को वह ऐसी लगी जैसे पौराणिक फिल्म की कोई अभिनेत्री हो। हालांकि वह इन वस्त्रों में बेहद खूबसूरत और कमनीय लग रही थी, लेकिन उसके सौंदर्य में एक अलग तरह की गंभीरता भी विद्यमान थी। शरीर में आने के बाद उसी ने विजय के मस्तिष्क पर नियंत्रण करने के बाद अपने लिए यह कमरा ढूंढा था, जहां आकर वह विजय के माध्यम से तमाम क्रियाएं करती रहती थी। इसीलिए विजय का अंदाजा था कि वह वही हो सकती है। उसका अंदाजा गलत भी नहीं सिद्ध हुआ था। कौन हो तो? विजय मंत्रमुग्ध सा बोला। यामी। यामी तो हो, लेकिन यामी होने के अतिरिक्त और क्या हो? इन सब बातों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मेरे 16 साल चले गए और तुम कह रही हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। 16 साल चले गए? कहाँ चले गए? तुम्हें पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी बना दिया हमने, और क्या करना था तुम्हें इन वर्षों का? अध्ययन ही तो करना था। यही तो करते हो तुम मानव। हम मानव? यानी तुम मानव नहीं हो? नहीं, हम गंधर्व हैं। गंधर्व? यानी तुम कोई अप्सरा हो? हाँ, ऐसा कह सकते हो। कह सकते हैं? यानी ऐसा है नहीं। हम गंधर्व पुत्री अवश्य हैं, किंतु हमारा विवाह एक पृथ्वीवासी हर एक वंश की युवराज अजात शत्रु से होना निश्चित हुआ है। सम्राट और युवराज कहाँ रखेंगे आप? अफ्रीकी देशों में होंगे तो चार, लेकिन वो तुमसे मैच नहीं करेंगे। हास परिहास के अन्य अवसर मिलेंगे जीवन में, तब करना। अभी इतना समझ लो कि अगर हम वापस ना पहुंच पाए तो तुम्हारे देश के करीब 20 करोड़ आदमियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। क्या? ये सत्य है। इतने ही वंशज हो पाएंगे इस समय हमारे। सोचो, अगर हम ही ना हुए तो हमारे वंशज कहाँ से होंगे? तुम टाइम ट्रेवलर हो? हाँ, तुम कह सकते हो। किस काल से? ईसा से करीब 500 वर्ष पूर्व। विजय ने आंख फाड़कर उसकी तरफ देखा। टाइम मशीन तो आज भी नहीं है। 2600 साल पहले कहाँ से आई? टाइम मशीन नहीं, समय का द्वार। वह समय का द्वार जो हर उस काल में है जहाँ समय का अस्तित्व है। विजय को अपना दिमाग चक्कर खाता सा प्रतीत हुआ। समय तो हर जगह है। भला बिना समय वाले जगह कैसे संभव है? स्वर्ग में समय नहीं है। ईश्वर समय के बंधन से मुक्त है, शैतान समय के बंधन से मुक्त है, और गंधर्व स्वयं भी समय चक्र से बाहर है। तुम्हें उस कब्र जैसी जगह पर कैद किसने किया था? एक कोटनी माया और उसके गुरु तुफैल ने धोखे से हमें वहाँ एक तांत्रिक व्यू में फंसा दिया था। पर क्यों? क्योंकि हम उसके मार्ग की बाधा थे। हमें मिटा पाना तो उनके लिए असंभव था, अतः उन्होंने हमें धोखे से वहाँ कैद कर दिया। अब वो माया क्या करेगी? हम सत्यहीन तो नहीं हैं। यानी कुछ नहीं कर पाएगी? कुछ कर पाए या ना कर पाए, किंतु प्रयास अवश्य करेगी। मेरे माता पिता ने आत्महत्या क्यों की थी? नहीं की थी, उनकी हत्या हुई थी, और वो हत्या माया ने की थी। हमने तुम्हारा कभी कोई अहित नहीं किया, बल्कि सहायता ही की है। तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए तो जाओ, जाकर विश्राम करो। तुम यही रहोगी? तुम हमारी चिंता ना करो। तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें सूचित कर देना। यामी पहली बार बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराई। एक बात और, विजय उत्सुकता से बोला। यामी ने उसकी ओर देखा। मैं तो समझता था कि तुम कोई आत्मा हो जो किसी विशेष प्रयोजन से भटक रही है, लेकिन अब जब तुमने बताया कि तुम एक तरह की समय यात्री हो, तो मेरे शरीर में किस तरह से रह सकी? यामी मुस्कुराई और बोली, शक्तिहीन तो मैं नहीं। विजय बड़बड़ाया। मेरा वो मतलब नहीं। हम परकाया प्रवेश कर सकते हैं। सामान्य और निर्मल मन वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा, मगर कुछ प्रश्नों के उत्तर समय बेहतर देता है। यामी ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी।
ठीक है, मैं चलता हूँ। यामी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। विजय ने 2 पल उसे देखा और मुड़कर कमरे से बाहर चल दिया।